गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। इसलिए आपको अपने आप की ओर सोचनी होगी, अपने आप के बारे में सोचना होगा। लोग क्या कहते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहना है, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। आपकी अपनी ताकत ही आपको आगे लेकर जाएगी और सफलता एक दिन अवश्य होगा। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 10 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, लैंडो नॉरिस जिन्होंने हाल ही में फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स में अपने करियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल की है, वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ब्रिटेन। लैंडो नॉरिस ब्रिटेन से संबंधित रखते हैं और इन्होंने इतिहास में पहली बार फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। 24 वर्षीय ब्रिटिश फार्मूला 1 F1 ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में मियामी फ्लोरिडा में मियामी इंटरनेशनल ऑटोड्रोम में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपना पहला F1 खिताब को जीता है। इसी के साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन ने दूसरे स्थान पर रहे, तीसरे स्थान पर फेरारी के चार्ल्स लेक्लर और चौथे स्थान पर फेरारी के कार्लोस सैंज रहे हैं। रेड बुल के सर्जिया पेरेज 5वें स्थान पर रहे, जबकि मर्सिडीज के हैमिल्टन 6ठे स्थान पर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि 1 से लेकर 6 पोजीशन तक के जितने भी मियामी ग्रैंड प्रिक्स में होने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनके लिस्टों का नाम मैंने इसमें जिक्र किया है। और सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी होगी कि पहली दफा ऐसा हुआ पूरे हिस्टोरिकल इतिहास में, ब्रिटिश फार्मूला F1 ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने फाइनली उन्होंने एक मैच को जीती है। वो भी कौन सा मैच? तो फर्स्ट F1 टाइटल बाय द विनिंग द मियामी ग्रैंड प्रिक्स। मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले बने हैं कौन? तो लैंडो नॉरिस। ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। और इसी के साथ उन्होंने रेडबुल के मैक्स वर्स्टापेन के प्रभुत्व को भी तोड़ा, जिन्होंने 2024 F1 सीजन की 6 में से 4 रेस जीती थी। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे क्योंकि मैक्स वर्स्टापेन सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला ड्राइवर रेसिंग के मामले में। तो ये फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट इसके फार्मूला 1 चैंपियनशिप के बारे में कि आखिर फार्मूला 1 चैंपियनशिप या फिर इसको हम लोग F1 कहते हैं, इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। फार्मूला 1 मोटर कार रेसिंग का आयोजन फेडरेशन इंटरनेशनल डी एल ऑटोमोबाइल FIA द्वारा किया जाता है और FIA की स्थापना साल 1904 में हुई थी। तो यहाँ पे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को आपको याद रखकर चलना होगा कि फार्मूला 1 मोटर कार रेसिंग किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो FIA के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल DI ऑटोमोबाइल। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। सिल्वर स्टोन में ब्रिटिश ग्रांड प्री 1950 फार्मूला 1 चैंपियनशिप की पहली फार्मूला 1 रेस थी और इसी के साथ इटली के एमिलियो जूसेप फरीना ने 1950 में पहले विश्व ड्राइवर्स चैंपियनशिप बने थे। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय नंबरों से NRI के लिए UPI भुगतान सेवा को शुरू की है? तो राइट आंसर होगा ICICI बैंक। ICICI बैंक ने हाल ही में लॉन्च किए हैं UPI पेमेंट सर्विस फॉर NRI के लिए फ्रॉम इंटरनेशनल नंबर से रिलेटेड। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि अंतरराष्ट्रीय नंबरों से NRI के लिए UPI भुगतान सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो ICICI बैंक बने हैं। ICICI बैंक ने एक अभूतपूर्व सुविधा का अनावरण किया जो अनिवासी भारतीय, जिसे हम लोग NRI कहते हैं, इंग्लिश में है नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं, ग्राहकों को अपने अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन का उपयोग करने की अनुमति देता है। बैंक ने यह भी कहा कि बैंक ने यह सेवा अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप आई मोबाइल पे के माध्यम से प्रदान की है। इससे पहले NRI को 10 देशों अर्थात USA, UK, UAE, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतर और सऊदी अरबिया जैसे देशों के लिए UPI भुगतान करने के लिए अपने बैंक खातों के साथ एक भारतीय मोबाइल नंबर पंजीकृत करना पड़ता था। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे किस तरीके से NRI को सुविधा मिला है कि हमारे इंडियन UPI सिस्टम्स को वो लोग यूज कर सकते हैं और इसी को लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है ICICI बैंक। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC
विनिंग टीम बनी है ऑफ इंडियन सुपर लीग 2023-24 के लिए। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। मुंबई सिटी एफसी फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान सुपर जायंट को 3-1 गोल से हराकर 2023-24 जीता है। इंडियन सुपर लीग आईएसएल फाइनल जो कलकत्ता पश्चिम बंगाल के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में खेला गया था और इसमें यह मुंबई सिटी एफसी का दूसरा खिताब था। संयोग से मुंबई सिटी एफसी ने 2020-21 में मोहन बागान को हराकर अपना पहला आईएसएल खिताब को जीता था। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि किस तरीके से मुंबई सिटी ने पहला आईएसएल खिताब किसको हराया था, तो मोहन बागान को हराकर उन्होंने जीत हासिल की थी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने विजेता टीम और खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया। कल्याण चौबे ने 2 सीजन 1996-97, 99-2000 तक मोहन बागान के लिए गोलकीपर के रूप में भी खेला है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि मुंबई सिटी एफसी फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान सुपर जायंट्स को 3-1 गोल से हराकर इस साल जीत को हासिल कर ली। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे और इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि वर्तमान में 12 शहर आधारित फुटबॉल क्लब हो चुके हैं, जिसमें हैदराबाद, बेंगलुरु और जमशेदपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, कोची, कोलकाता और मुंबई आईएसएल में खेलते हैं। इंडियन सुपर लीग देश का शीर्ष पेशेवर घरेलू पुरुष क्लब आधारित ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो 2014 में शुरू किया गया था। आईएसएल को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा और भारतीय फुटबॉल गवर्निंग बॉडी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा शीर्ष घरेलू फुटबॉल लीग के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि जो हमारे भारतीय सुपर लीग है, जिसे हम लोग आईएसएल इंडियन सुपर लीग के नाम से जानते हैं, ये पूरी तरीके से एक फुटबॉल का टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाता है जो पूरी तरीके से वैध है। इसको रिकॉग्नाइज करने वाला टॉप डोमेस्टिक फुटबॉल लीग बाई इंटरनेशनल फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा के द्वारा और हमारे भारतीय फुटबॉल गवर्निंग बॉडी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इसे चलाया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखकर चलने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वेस्ट नाइल फीवर के हाल ही मामले के बाद कहां अलर्ट को जारी किया गया, तो राइट आंसर होगा केरला। केरला में हाल ही में जारी किया गया अलर्ट फॉर द रीजन ऑफ वेस्ट नाइल फीवर की वजह से। तो जानते हैं वेस्ट नाइल फीवर क्या है। केरल सरकार ने राज्य के 3 जिलों में वेस्ट नाइल बुखार के मामले सामने आने के बाद सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने पुष्टि की कि क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फैलने वाले बुखार की पहचान त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों में की गई है, जो कि केरला में लोकेटेड है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जुड़ी वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब में संदिग्ध मरीजों के रक्त और मस्तिष्क मेरु द्रव के नमूनों के जांच के बाद संक्रमण की पुष्टि भी हुई और बाद में उन्होंने आधिकारिक पुष्टि के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में अलर्ट को जारी किया गया है फॉर द रीजन ऑफ वेस्ट नाइल फीवर के वजह से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है, वहां संकट फैलते जा रहा है। उसी संकट को रोकने के लिए केरला गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट को जारी की है। तो जानते हैं इसके पीछे का पॉइंट्स कि आखिर किस वजह से बुखार फैल रही है। तो यह बुखार पहली बार देखा गया था साल 2011 में केरल में पाया गया था। अब तक इसका मानव से मानव संचरण नहीं हुआ था, जबकि डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा था कि उपचार न्यूरो इन्वेसिव वेस्ट नाइल वायरस के रोगियों के लिए सहायक है, जिसमें अक्सर अस्पताल में भर्ती होना, अतः सीरा तरल पदार्थ श्वसन सहायता और माध्यमिक संक्रमण की रोकथाम भी शामिल है। मनुष्य के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं इसमें कराया गया है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि पहली बार साल 2011 में भी इस वायरस को देखा गया था, जिसके वजह से डब्ल्यूएचओ ने इसे हाई अलर्ट भी जारी की थी। इसी के साथ हम ये पॉइंट्स को जानेंगे कि वेस्ट नाइल वायरस आखिर है क्या। तो यह एक फ्लेवी वायरस है जो सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस और पीला बुखार पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार है और यह एक मच्छर जनित एकल फंसे आरएनए वायरस है। डब्ल्यूएनवी के प्रकोप स्थल सभी प्रमुख पक्षी प्रवासी मार्गों पर पाए जाते हैं और डब्ल्यूएनवी पहली बार साल 1937 में युगांडा के पश्चिमी नील जिले में एक महिला में पाया गया था। इसकी पहचान 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों में की गई थी और संक्रमण का प्रमुख वाहक मच्छरों की क्यूलेक्स प्रजाति है। पक्षी वायरस के लिए मेजबान के रूप में यह कार्य करता है। संक्रमित मच्छर डब्ल्यूएनवी को पक्षियों सहित मनुष्य और जानवरों में भी फैलता है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे वेस्ट नाइल वायरस आखिर है क्या, और हमारे भारत के केरला स्टेट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है फॉर द वेस्ट नाइल वायरस के कारण से। तो ये सारे फैक्टर्स याद रख के चलने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारतीय सेना और वायु सेना ने हाल ही में
संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 कहाँ आयोजित किया है? तो राइट आंसर होगा पंजाब। पंजाब में हाल ही में आयोजन किया गया इंडियन आर्मी और एयर फोर्स के द्वारा फॉर द ज्वाइंट एक्सरसाइज, जिसका नाम दिया गया गगन स्ट्राइक 2। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। सेना की पश्चिमी कमान के तत्वाधान में भारतीय सेना की खड़गा कोर ने पंजाब में कई स्थानों पर भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक द्वितीय सफलतापूर्वक को आयोजित किया गया। इसी के दौरान गगन स्ट्राइक 2 नामक अभ्यास में अपाचे और ALH WSI हेलीकॉप्टर, निहत्थे हवाई वाहन और भारतीय सेना के विशेष बलों सहित विभिन्न बल गुणक शामिल थे। प्राथमिक उद्देश्य आक्रामक युद्ध अभ्यास के दौरान मशीनीकृत बलों की मांग के अनुसार हेलीकॉप्टरों द्वारा लाइव फायरिंग के साथ साथ स्ट्राइक कोर द्वारा जमीनी आक्रामक अभियानों के समर्थन में इन संपत्तियों के उपयोग को मान्य करना था। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने हुए किस तरीके से इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के बीच में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज को कहाँ पे आयोजन किया गया? तो राइट आंसर जगह पंजाब। पंजाब के खगड़ा कॉर्प्स के द्वारा इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को आयोजन किया गया। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का क्या नाम है? तो गगन स्ट्राइक 2 नाम दिया गया है, जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के मध्य होने वाली एक्सरसाइज का नाम है। तो ये सारे फैक्टर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया? तो राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स को हाल ही में सिलेक्टेड किया गया है फॉर द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी ऑफ द पुलित्जर प्राइज फॉर द ईयर 2024 को। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 7 मई 2024 को 2024 पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की और इसमें कोलंबिया विश्वविद्यालय ने पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड की सिफारिश पर विजेताओं की घोषणा भी की है। यह पुरस्कार बाद में एक समारोह में कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जाएगा और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह 15 पत्रकारिता श्रेणियों और 8 कला श्रेणियों में काम को मान्यता देते हैं। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना जोसेफ पुलित्जर ने की थी और वह एक अखबार के मालिक थे जिन्होंने पत्रकारिता, कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1904 में पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना की थी। प्रथम पुरस्कार 1917 में प्रदान किया गया था। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने में किस तरीके से पुलित्जर प्राइज का इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? तो जोसेफ पुलित्जर के द्वारा साल 1904 में। और पहली बार पुलित्जर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया था? और साथ ही साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि प्रथम पुरस्कार साल 1917 में प्रदान किया गया था। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 8 मई। 8 मई को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2024 के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और यह दिन असामान्य हेमोग्लोबिन उत्पादन की विशेषता वाले अनुवांशिक रक्त विकार थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हम लोग हर वर्ष 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं और ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि हेमोग्लोबिन उत्पादन की विशेषता वाले अनुवांशिक रक्त विकार, जिसे हम लोग थैलेसीमिया कहते हैं, इसी के जागरूकता को बढ़ाया जाता है। और इस वर्ष 2024 के लिए वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का थीम क्या रखा गया है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 का विषय जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना, सभी के लिए समान और सुलभ थैलेसीमिया उपचार है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश में हम चलते हैं तो ज्यादातर अगर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इजी हो जाते हैं। इसके थीम को याद रखना कि एम्पावरिंग लिव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। तो ये फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हम लोग हर वर्ष 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष की थीम क्या है? तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है और इसी के साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों में हेमोग्लोबिन पैदा करने की क्षमता या तो कम हो जाती है या फिर बिल्कुल नहीं होती, जिसकी वजह से एनीमिया और अन्य जटिलता हो सकती है। यह एक अनुवांशिक रक्त विकार है जो शरीर में हेमोग्लोबिन उत्पादन को प्रभावित करता है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। इसी के साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखकर चलने होंगे कि थैलेसीमिया एक इलाज योग्य विकार है जिसे रक्त आधान और क्लेशन थेरेपी से अच्छी तरह से प्रबंधित किया जा सकता है। थैलेसीमिया के शुरुआती लक्षणों में थकान, धीमी वृद्धि, पेट में सूजन और गहरे रंग का मूत्र शामिल हो जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की शुरुआत साल 1994 में की गई थी, जबकि इसका उद्घाटन थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा किया गया था। यह दिन सबसे पहले थैलेसीमिया के मरीज पैनोस एंग्लोजेस के बेटे की याद में मनाया गया था, जिनकी इस बीमारी से मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे फैक्टर्स थे थैलेसीमिया के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे
कि थैलेसेमिया हम लोग हर वर्ष 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं डेली करंट अफेयर सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में किसने पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 वर्षीय बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हाल ही में 20 साल का पावर एग्रीमेंट साइन किया गया अडानी ग्रीन एनर्जी फॉर विंड पावर स्टेशन के साथ। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। श्रीलंकाई सरकार ने मन्नार और पुनेरीन में पवन ऊर्जा स्टेशन बनाने के लिए भारतीय अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ साझेदारी को हरी झंडी दे दी। एक वार्ता समिति को अदानी ग्रीन के प्रस्ताव को आकलन करने का काम सौंपा गया, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टियों के बीच 20 साल का बिजली खरीद समझौता होगा। नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों को उत्तर श्रीलंका में स्थित 2 क्षेत्रों में 484 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए फरवरी 2023 में $442 मिलियन का निवेश करने की मंजूरी मिली। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ समझौता किया गया, वो भी कितने सालों के लिए? तो 20 सालों के लिए। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 9 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा भविष्य पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड 2024 से भावी मेहता को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने पहली बार निःशुल्क योग कक्षाएं शुरू की है? तो राइट आंसर होगा पाकिस्तान के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में थॉमस और उबेर कप 2024 का हाल ही में विजेता चाइना टीम बनी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है पहला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नया कोविड-19 वेरिएंट फ्लर्ट कहां देखा गया? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसे देखा गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। महिला टी20 विश्व कप 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में आयोजन होने वाली है टी20 वर्ल्ड कप, वो भी विमेंस की। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे कॉन्स 2024 में मानद पाम ओर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो राइट आंसर होगा मेरिल स्ट्रिप को। तो ये सारे फैक्टर्स यहां तक याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? Which part of the Indian Constitution deal with its amendment? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संशोधन से संबंधित रखता है? ऑप्शन ए पार्ट 20, ऑप्शन बी पार्ट 8, ऑप्शन सी पार्ट 13 या ऑप्शन डी पार्ट 19। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।